नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कंज्यूमर अड्डा में रोज होती है आपके काम, आपके फायदे और आपको सतर्क करने वाली बात। तो आज आखिरी वाला यानी आपको सतर्क करने का काम करने के लिए आए हैं। डिजिटल बंदी, नई साइबर ठगी। जी आप सब जानते हैं कि साइबर ठग, साइबर फ्रॉड्स रोज नए नए तरीके, नए नए पैतरे निकालते हैं आपको ठगने के, आपसे पैसे ऐंठने के। अब वो ओटीपी वाले दिन चले गए जब आपसे ओटीपी पूछ लिया, आपने बता दिया आपके बैंक अकाउंट से पैसे। अब तो ऐसी चीजें होने लगी हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आपको डिजिटली हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, और वो भी ऐसे कि आपको जरा सा भी शक ना हो, और उस प्रेशर में आप ना जाने क्या क्या कर जाते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, आइए आपको समझाता हूं। क्या ये नया पैतरा है साइबर ठगों का, और आप इससे कैसे बचेंगे और कैसे दूसरों को सावधान करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये फिर करेंगे अपने एक्सपर्ट से बातें। तो देखिए, पहले तो आपके पास कोई कॉल आएगा, उधर से कोई आदमी बोलेगा कि मैं फला फला डिपार्टमेंट का सरकारी अफसर बोल रहा हूं। यहीं से आप डर जाएंगे जो बातें आपसे करेगा। आगे वो बोलेगा कि मैं पुलिस, कस्टम, सीबीआई, ईडी, एनआईए। अब इसमें से किसी एक का भी नाम ले लिया तो आपका दिमाग तो वहीं सुनने कि भाई पुलिस मुझे कॉल कर रही है, सीबीआई मुझे कॉल कर रही है, कस्टम वाले मुझे कॉल कर रहे हैं, ये क्या हो गया। इसके बाद अब आप डर गए। शिकार को झूठी इंक्वायरी से डराते हैं। अब आपको कुछ भी मनगढ़ंत कहानी, थोड़ा बहुत वो आपके बारे में जानते हैं कि आपका फला पार्सल वहां पकड़ा गया, उसमें ड्रग्स निकले हैं, आपके घर में आपके हस्बैंड ने ये कर दिया, आपकी वाइफ ने ये कर दिया, आपके बच्चे ने ये कर दिया, आपके पिताजी के खाते में ये हो गया। कुछ भी, थोड़ी बहुत भी अगर उनको आपकी जानकारी है, जो निकाल लेते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं से भी, बस वो आपको क्लिक कराने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर आपका अकाउंट, सिम, आधार, ये आपसे मांगते जाते हैं। आप हड़बड़ी में, परेशानी में, घबराहट में उनको देते जाएंगे। अच्छा, इसमें एक दृश्य और सोचिए। पहले तो ये कॉल आता है, कॉल के बाद आपको वीडियो कॉल किया जाता है, और सामने, हाँ, ये स्काइप वाला कॉल आएगा, सामने आपको क्या दिखेगा कि कोई बड़ा सा कमरा है, कस्टम का कोई बड़ा अधिकारी बैठा है, उसका पूरा रूम है, फाइलें रखी हैं, पीछे वो सारे चीजें लगी हुई हैं दीवारों पर, जो लगेगा कि ये तो कमरा किसी बड़े कस्टम अधिकारी का है। दो चार लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। आपसे जो आपकी जानकारी लेंगे ना, वो भी तुरंत कोई ना कोई वेरीफाई करके, सर इनका तो आधार नंबर यहां जुड़ा है, इनका तो पैन नंबर यहां निकल गया। यानी आपको लगेगा कि आप तो गए। और आगे वो क्या करते हैं, हाउस अरेस्ट कैसे होता है आपका, किसी से भी संपर्क करने को मना करते हैं। अब उन्होंने आपको विश्वास दिला दिया कि कोई कस्टम या सीबीआई या पुलिस का बड़ा अधिकारी आपसे बात कर रहा है। अब वो क्या कहेंगे, अपनी जगह से मत हिलिए, कॉल को मत काटिए, दरवाजा बंद कर लीजिए, घर के भी किसी व्यक्ति से बात मत कीजिए। और आप इतने डर जाते हैं कि आप ये सब जो वो कहता है उस तरफ से आप सब करने लगते हैं। घर में ही कई घंटे तक आपको बंद रखते हैं, जैसे कोई सीबीआई की पूछताछ आपसे चल रही हो। आपको भी लगता है कि भाई बड़े संकट में फंस गया मैं तो। और फिर आता है वो वक्त जो धीरे से आपको जब पूरी तरह शिकंजे में ले लेते हैं ना, आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगते हैं। कई बार तो कहते हैं कि आरबीआई में पैसा चला जाएगा, बाकायदा आपको ईमेल भी आएगा जो ईडी, सीबीआई के नाम से आपको दिखेगा। उस वक्त आप हड़बड़ाहट में देखेंगे ही नहीं कि अरे बस ईडी लिखा हुआ दिख गया, सीबीआई लिखा हुआ दिख गया। आप मान लेंगे कि ईमेल वहीं से आ रहा है। आपसे बैंक डिटेल लेंगे, आपसे हो सकता है कोई ऐप डाउनलोड करवा लें, हो सकता है कि वो आपसे ही कह दें कि फला अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आपका अकाउंट हैक करें। मतलब उस समय तो आप पूरी तरीके से उनके शिकंजे में फंस चुके होते हैं। वो जो बोलते हैं आप करते जाते हैं, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं। यही उनकी मॉडस ऑपरेंडी है। और ऐसी कई घटनाएं इन दिनों रिपोर्ट हो रही हैं। अलग अलग जगहों से ऐसी रिपोर्टिंग आ रही है कि भाई हमें तो डिजिटली अरेस्ट किया गया, लेकिन जब तक आप कुछ समझ पाते हैं, आपके खाते से लाखों रुपए उड़ चुके होते हैं। तो ये नई मोडस ऑपरेंडी है ठगों की। अब इतना कैसे प्लान कर लेते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, और आखिर वो क्या चीज है जो आपको सच में उस बात को मानने को मजबूर करती है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके होते हैं। हम तो रोज इंफॉर्मेटिव शो करते हैं, लेकिन बावजूद उसके कई लोग इसका शिकार बनते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया और साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं।
ये मुझे बताइए कि हम तो ये सब जानते हैं कि रोज नए नए तरीके लेकर ये ठग लोग आते रहते हैं और लोग उसका शिकार भी बनते हैं। ये जो ताजा उदाहरण मैंने डिजिटल हाउस अरेस्ट का बताया, क्या ऐसे मामले आपके इलाके में भी काफी सारे रिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो है केवल दिल्ली या मुंबई बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, हमारे लखनऊ में भी हुआ। अभी 2 मार्च को एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें एक महिला से 30 लाख जो है ट्रांसफर करा लिया गया है। उसमें सीबीआई का अफसर बन करके उनको कॉल किया गया। एग्जैक्टली डिजिटल अरेस्ट बोल करके उनको ऐसा नहीं था कि 7-8 घंटे तक बंद करके रखा गया कि किसी से बात नहीं करे, बट उनको एक दिन पहले कॉल आया, फिर अगले दिन भी कॉल आया। उनको बताया गया कि कुछ जो है पार्सल में आपकी इलीगल चीजें पकड़ी गई हैं और आप फंस जाएंगी, और जो है ईडी को सूचना हो गई है, मैं सीबीआई अफसर हूँ। फिर अगले दिन उनको विश्वास दिलाने के लिए फिर एक और अफसर से बात कराई गई, वीडियो कॉल कराया गया। तो फिर उस तरह का वो जाल बिछा लेते हैं कि सामने वाला बिना सोचे समझे वो पैनिक मोड में चला जाता है और सारी चीजों को विश्वास करते हुए 30 लाख उन्होंने ट्रांसफर किए। बाद में ये उनको जब समझ में आया कि धोखा हो चुका उनके साथ, तब उन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज कराई। तो ऐसे मामले आ रहे हैं, सभी जगह आ रहे हैं, और हम लोग जो है इसमें अवेयरनेस की बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस तरह से कोई कॉल आए तो उसको जरूर वेरीफाई करें, नियरेस्ट थाने से चेक करा लें। इसमें इंटरेस्टिंग जो है कुछ और भी थोड़े वेरिएशंस के साथ भी मामले आ रहे हैं। एक जो है लेडी एक दिन उपस्थित हुई, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है यूएस से आ रहे हैं और उनको मुंबई एयरपोर्ट पे रोक लिया गया कस्टम ऑफिसर से, और उनके मोबाइल से कॉल आ रही है कि इनको बंधक बना लिया गया है, रोक लिया गया है और आप पैसे ट्रांसफर करिए और तभी आपको छोड़ा जाएगा आपके हस्बैंड को। तो वो भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा, उनके हस्बैंड के मोबाइल से ही कॉल आ रहा था और वो बात करके पैसे की डिमांड भी कर रहे थे, वीडियो कॉल करके दिखा भी रहे थे। तो हमें समझ नहीं आया। फिर जब डिटेल में गए तो ज्ञात हुआ कि वो महिला जो है ऑनलाइन किसी से दोस्ती की और दोस्ती से ही दोस्त फ्रेंडशिप हो गई और वो स्वयं को यूएस में सेटल बताने लगा, और बाद में जो है वो बोला कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, और खुद ही उसी ने एक ये जाल बनाया कि मुझे कस्टम ऑफिसर्स ने रोक लिया और बदले में वो पैसे की ट्रांसफर की डिमांड करने लगे। बट उस महिला ने चूंकि हम लोगों के ऑफिस में आगे संपर्क कर लिया था तो उसके पैसे ट्रांसफर होने से तो एटलीस्ट बच गए। जी देखिए क्या क्या हो रहा है और लोग कैसे कैसे फंस रहे हैं रितेश, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए एक से एक तरीके ये आ रहे हैं और मेरे को लग रहा है पूरी तरह साइकोलॉजी से ये खेलते हैं। और हो सकता है कि कई लोग, जैसे अभी अग्रवाल साहब ने बताया कि महिला ने उनसे संपर्क कर लिया और वो भी मान के चलते होंगे कि भाई 10 लोगों को शिकार करने की कोशिश करेंगे, 5 फंस गए, 2 फंस गए तो हमारा तो काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों के साथ ये धोखाधड़ी तो हो रही है और अब तो ये जिसे कह रहे हैं कि डिजिटल ठगी का नया तरीका कि आपको बंदी ही बना ले रहे हैं। जी विपिन जी, पहले पहले वापस से शुक्रिया कि आप ये सब शोज करते, इतना अवेयरनेस करते जिसके कारण लोगों को सब पता चलता है। अभी कैसा हो रहा है, जैसे अभी तक आपने जैसे शुरुआत में भी कही थी कि बस हो गया ये ओटीपी वगैरह सब पुरानी चीजें हो गई, अभी ये सब नवा है। तो हाल फिलहाल ये 2 ही चीज ट्रेंडिंग हो रही है, एक तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो क्राइम्स हो रहे हैं, और दूसरा जिसकी आप चर्चा कर रहे हो जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इम्पर्सनेट किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसे सख्त कदम लेने चाहिए कि यहाँ पे इंसान जरा हड़बड़ाए कि अरे यार मैं ये करूं कि नहीं करूं। जैसे मुझे पता है मैं मुंबई का हूं, तो मुंबई पुलिस के नाम पे तो कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू दिल्ली पुलिस, या हम तेलंगाना पुलिस की बात करें अगर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है इतना अवेयरनेस रही एक बात की, लेकिन जो एक एक्शंस लेना चाहिए वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए कि जहां पे एक डर बैठ जाए। क्योंकि ये अभी देखिए बाकी सब फ्रॉड्स के जो होते हैं वो थोड़े इंटरनेशनल के होते हैं, दुबई से हो रहे हैं, हांगकांग से हो रहे हैं, ये तो अपने देश में ही बैठ के हुआ जा रहा है। इस चीज का मतलब मैं भी शिकार बन चुका हूँ। और आप मानोगे नहीं कि वो लोग इतने कन्विंसिंग से बात करते हैं, ऐसे वो बात करते हैं। जब मैंने स्पीकर पे रखा था, सोचिए मैं खुद एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ, मेरे टीम वाले मेरे को बोल रहे थे कि सर शायद ये सही भी हो सकता है। मैंने यार तुम बेटर, हाँ तो मतलब ये हो चुका है। तो ये जो लॉ, इसमें एक और जब हम वेरिएशन की बात करें तो यहाँ पे लेडीज को एक खास ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब जो चीजें आपने कही है बहुत ही एकदम सही है। उनका एक सेटअप आपको दिखेगा, वो हमेशा आपको स्काइप कॉल पे लेके जाएंगे, पूरा प्रॉपर पुलिस का एक सेटअप जैसे दिखेगा वहां पर। लेकिन लेडीज को ये भी कहा जाएगा कि आप क्या कभी इस शहर में गए थे। अब बंबई वाली लेडी है, वो 90% चांसेस होते कि वो दिल्ली गई थी, दिल्ली वाली 90% होते बॉम्बे गए। बोले हाँ मैं गई थी, तो बोलेंगे उस टाइम पे आपका एक फुटेज लीक हुआ है जहां पे मतलब आप कंप्लीटली न्यूड हो, आप जिस होटल में रुके हुए थे। तो ऐसे में भी करके तो उनको बोलते हैं हमारी अभी एक लेडी ऑफिसर आएगी, लेडी ऑफिसर आती है, ऑफ कोर्स फेक लेडी ऑफिसर आती है,
उस महिला से बात करती है और उसको बोलती है कि आप सारे कपड़े उतारो और हमको वेरीफाई करना है कि ये वीडियो आपका है कि नहीं। अगर आप मेरे को पूछोगे, अभी तक मैं कम से कम नहीं तो 20-25 ऐसे केसेस सुन चुका हूं। और आप तो समझ सकते हो कि पुलिस के पास तो कितने, जैसे आप दिखा रहे थे अपने स्क्रीन पे, दिल्ली में ही 200 आ चुके हैं, बंबई में कितने और ऑल ओवर इंडिया कितने होंगे। तो ऐसे में सोचिए, मतलब वो ऊपर से, और इसमें वो पैसे लेना एक चीज है, लेकिन दूसरा उनका ये होता है जब वो आपको बोलते हैं अपना आधार कार्ड ऐसे करके रखिए, तो वो आपका प्रॉपर वीडियो ले रहे हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो केवाईसी के काम में आता है जब इनको कुछ भी लेना होता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड डिजिटल सर्टिफिकेट्स जी। जो डीएस साइनिंग के लिए जाते हैं, उसको ये चीज भी आती है। पैन कार्ड के साथ भी ये करते हैं। तो ऐसे वेरिएशंस बहुत सारे हैं, और लेडीज के साथ स्पेसिफिकली, और ये बच्चों के साथ हो रहा है, ट्राई के नाम पे ड्रग पार्सल स्कैम, जो बोलिए, मतलब इनकी क्रिएटिविटी, मतलब सुभान अल्लाह, बढ़ती जा रही है दिन भर दिन। जी, उपेंद्र साहब से पूछेंगे कि इसको क्रब करने के लिए क्या उपाय इधर हो रहे हैं, लेकिन पवन दुग्गल साहब, अगर रितेश भाटिया जैसे जाने माने साइबर एक्सपर्ट के साथ ये हो गया, और एक बार को तो वो उनको भी लगा कि ये शायद सच तो नहीं है, उनकी टीम भी गच्चा खा गई इसमें, तो फिर एक आम आदमी तो क्या ही सोचेगा, वो तो डर के मारे सब कुछ कर जाएगा जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। देखिए विपिन जी, कोविड-19 के दौर में दो चीजें हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। अब कोविड-19 तो खत्म हो गया, लेकिन डर और पैनिक कहीं ना कहीं घर कर चुके हैं हमारे अंदर। तो एक छोटा सा ट्रिगर, एक छोटा सा कैटलिस्ट घटना की आवश्यकता होती है, और उसके तत्पश्चात हमारे अंदर ये फियर और पैनिक दोनों ट्रिगर हो जाता है। और ठीक यही साइबर क्रिमिनल जो हैं, ये फियर और पैनिक को वेपन के तौर पर, एक हथियार के तौर पर हमारे बरखलाफ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक बार उन्होंने आपको पैनिक कर दिया तो संभावित तौर पर आप एक बैलेंस्ड सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनकी बातों को विश्वास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम के शिकार होने में एक बहुत फर्टाइल टारगेट बन जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है ना कि साइबर क्रिमिनल समझते हैं कि साहब आज की तारीख में भारतवर्ष में डिजिटल अरेस्ट कोई भी कानून में जुर्म है ही नहीं। हमने कोई जुर्म आपको किया ही नहीं, हमने सिर्फ आपके साथ बात करी, आपने स्वेच्छा के साथ ही मेरी बात को मान लिया, तो मैंने तो कोई जुर्म किया नहीं। आज की तारीख में भी भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, उसमें डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल तरह की जो घटनाएं हैं पूरी तरीके से कवर नहीं होते। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान में भी कवर नहीं होते। तो क्योंकि लॉ हमारे पास नहीं है, उन्हें मालूम है कि लॉ में एक वैक्यूम है और इस वैक्यूम का वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, उन्हें पता है कि साहब पुलिस जो अधिकर्मी है वो रेप, किडनैपिंग, मर्डर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके लिए डिजिटल अरेस्ट एक बहुत ही मामूली किस्म का क्राइम है और इसलिए वो ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। अगर आप डिजिटल अरेस्ट का मामला लेकर किसी भी थाने में जाएं तो आप पाएंगे कि ये थाने वाले आपके केस को दर्ज नहीं करेंगे, आपको बहुत घुमाएंगे और आपको खुद फ्रस्ट्रेशन और हैरेसमेंट महसूस होगी। यहाँ तक कि अगर आप इसे ऑनलाइन भी रिपोर्ट करें तो बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। तो क्योंकि उन्होंने मैप कर लिया है कि हमारे सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं, उन्हीं को शोषण करते हुए वो लगातार नए तरीकों से लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम का शिकार बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय रखी। हम समझ गए कि इस वक्त क्या हो रहा है और कितना भयानक और कितने बड़े पैमाने पे हो रहा है। छोटा ब्रेक लूंगा यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आज खुद अग्रवाल साहब, मतलब अथॉरिटी हमारे साथ है, एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे कि अब पुलिस क्या कर रही है इसके लिए। देखिए, बहुत अलग तरीके का क्राइम है और डेफिनेटली कहीं कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं, पुलिस के पास बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं, तो उस पर कितना फोकस कर पाती है, कितनी इक्विप्ड है, और आगे के लिए क्या कोई एडवांस प्लानिंग है जो इनसे भी आगे निकले ताकि ऐसे अपराधों को जड़ से पकड़ा जाए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल और एक ये भी कि आप इससे कैसे बचेंगे। तुरंत हाजिर होंगे। डिजिटल ठगी का नया तरीका आ गया, आपको डिजिटली हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, सीबीआई, ईडी, इसका उसका, पुलिस का डर दिखा के, और फिर वही अंत में आपके पैसों की डकैती हो जाती है। राइट, तो उपेंद्र साहब जैसा भी जिक्र कर रहे थे, पवन जी भी, कि क्या हमारे सिस्टम्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ लूप होल है, मतलब मैं दोनों तरह की बात कर रहा हूं कि क्या जो हमारी पुलिस है, नो डाउट उसके ऊपर बहुत सारा लोड होता है, बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को हैंडल करनी होती है, लेकिन ये जो डिजिटल अपराध हैं इनके लिए थोड़ा स्पेशलाइजेशन भी चाहिए और इसका दायरा भी थोड़ा अलग तरीके का होता है, जहां आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कैसे पकड़ना है, क्या करना है। क्या आप लोगों की इसमें तैयारी रहती है, या इस तरीके को निपटने के लिए कुछ आपके स्पेशल तरीके? देखिए, जो सिस्टम में
फ्लॉज की बात करें या लूपहोल्स की बात करें तो ये सही है। दो तीन इश्यूज हैं जो बेसिकली साइबर क्राइम या डिजिटल क्राइम के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो दो तीन इश्यूज हैं जिससे पुलिस अभी भी ओवरकम करने का प्रयास कर रही है। साइबर क्राइम बेसिकली बॉर्डरलेस क्राइम होता है। जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट होता है वो और जो उसमें एक्यूज होते हैं वो हमें पता ही नहीं होता है कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे स्टेट में है, या हो सकता है स्टेट कंट्री से भी बाहर हो। तो बॉर्डरलेस क्राइम है। इश्यूज आते हैं कि हम ट्रैक करते हैं, उनको पकड़ना है, दूसरे स्टेट जाना है, कोऑर्डिनेशन दूसरे स्टेट से, तो ये सारे इश्यूज एक मेजर इश्यूज है जिसके कारण जो है लोकल SHOs लेवल पे एक रिलेक्टेंट होते हैं कि इस तरह की चीजें कोई रजिस्टर की जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इसमें अपराधी बैठा है वो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आते हैं। जहां तक लॉज की बात है कि हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल लॉ या कोई ऐसा लॉ में वीकनेस है, तो मैं ये कहूंगा कि 420 जो ड्राफ्ट किया गया था IPC 1860 में काफी हद तक वेल ड्राफ्टेड था, जो फ्यूचर में होने वाले सभी तरह के क्राइम को अपने आप में इंकॉर्पोरेट करता है। अल्टीमेटली डिजिटल अरेस्ट कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, अल्टीमेटली 420 आपके साथ कमिट हो ही रहा है। तो हमें ये देखना है कि 420 जो सेक्शन है ये क्या सफिशिएंट है या नहीं। जनरल जो IPC सवाल साहब, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, तो क्या इस तरीके के अपराधों को निपटने के लिए, हमें याद है कि आपके ही प्रदेश की बात है, STF बनाया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स वे बैक, उस पर तो कई पिक्चरें भी बन गई। तो क्या अब उसी तरीके के, नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश, पूरे देश में उसी तरीके के किसी क्रांतिकारी कदम की जरूरत है जहां पर आपको बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी, पुलिस विद इन द पुलिस, जो इस तरह के क्राइम से निपटे? नहीं, इसमें जो रीसेंट स्टेप्स लिया गया, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर थाने का उद्घाटन किया है। हमारे यहाँ जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में साइबर थाने नहीं थे, पहले ये रेंज लेवल पे खोला गया था, तो 18 रेंजेस में 18 थाने थे जो पूरे यूपी के जो साइबर क्राइम थे उसको डील करते थे। पाया गया कि नंबर ऑफ जो कंप्लेंट्स है काफी ज्यादा है, वो डील नहीं हो पा रही है, तो अब प्रत्येक जो है जिले में खोला गया। लेकिन इशू वही है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट इतनी ज्यादा, जब तक हम जिलों में एक्टिवेट कर पाते हैं तब तक कंप्लेंट्स इतनी है कि अब हमें फील हो रही है कि वो हर थाने पे एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होनी चाहिए साइबर क्राइम के लिए। तो मे भी अगला स्टेज ये हो कि हर थानों पे एक स्पेशल यूनिट साइबर के लिए मौजूद रहे। इसके अलावा जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, ये सब हमारे यहाँ जो है एक साइबर क्राइम पूरा कंप्लीट सेल बनाया गया है जिसमें एक ADG रैंक के अफसर इसको लीड करते हैं और नीचे उनके असिस्टेंट्स के लिए SP DIG और भी होते हैं और साइबर थाने उनके सुपरविजन में काम करते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट जस्ट लाइक STF इज फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बट ये साइबर क्राइम के लिए भी एक कंप्लीट यूनिट बन गई है। तो हम लोग उसमें प्रयासरत हैं, वो जो ट्रेनिंग समय समय पर ऑर्गेनाइज करवाना, सभी पूरे उत्तर प्रदेश से ही लोगों को बुलवा करके ये सब चीजें। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं, शायद इसमें यही होगा कि कितना एडवांस आप सोचे इन अपराधियों के आगे चल के। अब क्विकली अपने दोनों मेहमानों से कुछ ट्रिक्स चाहूंगा। रितेश, क्या अब वक्त आ गया कि आप जैसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन कुछ कोर्स ही डिजाइन कर लें या कुछ ऐसे कोर्स ले आए जहां लोग जाएं, समझें और एक छोटा मोटा क्रैश कोर्स करें कि कैसे बचना है इससे? और तो कोई रास्ता फिलहाल दिखता नहीं। कोई मतलब नहीं है। हम जो जनता है वो हमेशा यही कहेगी कि ये मेरे साथ हो नहीं सकता है। आप जैसे इतना शो करते हैं, कौन मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं वगैरह, क्योंकि वो सबसे बेस्ट अवेयरनेस है कि आप मीडिया पे अगर इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है तो सुन लीजिए। आपको हमेशा ऐसा लगता है ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, और जब होने को आता है तब आपको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। और इसी के कारण एक जो दिल्ली की जो डॉक्टर थी, ये वो मतलब इंडिया का सबसे बड़ा केस था, अभी कुछ महीनों पहले हुआ था, वो 4.5 करोड़ खो चुकी है। तो उतना बड़ा एक होने के बावजूद भी इतने लोग रोज उनके साथ हो रहा है, तो कोई क्रैश कोर्स का मतलब नहीं है। बस एक ही चीज है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्लीज साइबर स्पेस में कुछ भी होता है इसको एकदम ही जीरो ट्रस्ट की नजरिए से देखिए और वेरीफाई कीजिए। वो पुलिस साहब से कह दीजिए ठीक है, थैंक यू, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, पता करके आ जाता हूं कि मैंने क्या क्राइम किया है, क्या मैंने कार्ड लिया है या जो भी है। तो मेरे हिसाब से वो वेरीफाई करना, और लेकिन वो वेरीफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप यही समझिए कि ये फेक है बस। ठीक है, अब क्योंकि समय मेरा समाप्त हो गया, फिर भी पवन दुग्गल साहब, यही एक अप्रोच हो सकती है या कुछ और? मुझे लगता है साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। मैं खुद करीबन 37 कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर करता हूं साइबर क्राइम पर, साइबर हाइजीन और साइबर लॉ पर। ये एक पहला पड़ाव है। साथ साथ दूसरा पड़ाव है कि सरकार को जनसंचार माध्यमों के द्वारा भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह की मैसेजिंग देने पड़ेगी। और तीसरी बात, अब आपको स्कूलों में अपनी पहली कक्षा से
साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम के समर्पित आपको एजुकेशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे कैप्सूल्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि हम बच्चों को भी अब इन डिवाइसेस के प्रति एक्सपोज करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा को हमें जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है, वरना चारों ओर बड़ी बड़ी मछलियां हमारे को खाने के लिए तत्पर तैयार हैं। जितने जागरूक होंगे, जितने सतर्क होंगे, उतने हम सावधान भी होंगे और हम साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। जी, कोशिश भी यही ऐसे कार्यक्रमों की। और आई थिंक उपेंद्र साहब ने बताया कि उनके हर जिले में एक साइबर थाना खुला है, तो वहां प्रयास जारी है। रितेश और पवन साहब ने बताया कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो। और वाकई अब ये हमारे जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब डिजिटल हम अब बन चुके हैं हर चीज में, तो फिर डिजिटल थ्रेट्स को भी समझना, जानना और निपटना, एक साइकोलॉजी में डेवलप करना, उसे जरूरी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, और ये अवेयरनेस के पॉइंट्स हमें बताने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद।